इनक्रेडिबल इंडिया के एक तरह से कहा जाए तो राजदूत हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी। ये तस्वीर इनक्रेडिबल इंडिया की ही एक और निशानी है। इस तस्वीर आपके लिए भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। मैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी से आग्रह करूंगी कि आप अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें, क्योंकि आपके शब्द किसी एक नेता या एक कानून विधायक की बात नहीं है, विधेयक की बात नहीं है। ये वो शब्द हैं जो भारत की संस्कृति और संस्कार को सामने लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए सर। इस कार्यक्रम के आयोजन के केंद्र में जिनकी भूमिका है श्रीमती राजश्री जी, श्री प्रदीप राय जी, श्री इंद्रजीत बधवार जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री श्री बघेल साहब, मेरे मित्र श्री अमोघ राय जी और उपस्थित देवियों और सज्जनों, जिन्होंने पुरस्कार पाया है, उन सभी का मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा। उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा। और ये जो स्वदेश कॉन्क्लेव है, उसका जो सीधा संबंध एक दृष्टि से भारत की सॉफ्ट पावर या सृजन संपदा या सौम्य संपदा से है, उसके बारे में केवल एक 5-7 मिनट में विचारार्थ कुछ बातें आपके सम्मुख रखने की मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये सॉफ्ट पावर नाम की संकल्पना तुलनात्मक दृष्टि से अभी की है, और वो एक जोसेफ ने करके लेखक, विचारक और प्रबंधन विज्ञान के और शासकता, सुशासन के ज्ञाता, उन्होंने 90 के दशक में एक किताब लिखी जिसका नाम था सॉफ्ट पावर। तब से ये सॉफ्ट पावर का विषय चर्चा में ज़्यादा आने लगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले सॉफ्ट पावर थी ही नहीं। वैसे भारत की खोज भी तो एक सॉफ्ट पावर का नतीजा था, क्योंकि कोलंबस और बाद में वास्को डी गामा को भारत कहाँ है उसको लोकेट करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि वहाँ पर भारतीय स्पाइसेस, मसाले पहुँचना बंद हुआ था, और हमारे स्पाइसेस भी हमारी एक सॉफ्ट पावर है। तो सॉफ्ट पावर का इतिहास बहुत पुराना है, और भारत, मैं मानता हूँ कि विश्व पटल पर जैसे जैसे और जिन जिन देशों में और जिस जिस कालखंड में छाया, तो भारत का विश्व पटल पर छा जाना अपने आप में एक सॉफ्ट पावर की ही प्रक्रिया थी। भारत और भारत के राजा महाराजाओं ने सामान्यतः, इक्का दुक्का अपवाद हो भी सकता है, मगर विदेशी आक्रांता के रूप में वो कहीं गए नहीं, मगर भारतीय संस्कृति का प्रभाव उनके आक्रमण के बगैर भी विश्व के कई देशों में, कई भूभागों में बनता रहा, बढ़ता रहा, और आज भी वो है। हमारे महाकाव्य हमारी सौम्य संपदा का एक महत्वपूर्ण अंग है, और रामायण महाभारत की मोहिनी, उसका प्रभाव विश्व के कई देशों में है। जिस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का काम मेरे पास है, उसके माध्यम से विगत 6-7 सालों में हर बार हम एक रामायण महोत्सव करते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के रामायण कला पथक आते हैं। तो एक बार जब ब्रुनेई इस देश के कला पथक का यहाँ पर आना हुआ, तो हमारे ऑफिस को थोड़ा अचरज लगा कि ब्रुनेई यानी मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद में ब्रुनेई आता है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में तो सारे इस्लाम के अनुयायी नहीं है, कुछ हिंदू भी है, बौद्ध भी है, मगर ब्रुनेई ऐसा देश है जहाँ 100% इस्लाम का अनुनय करने वाले लोग हैं। तो इसलिए वहाँ से कोई आएगा ऐसा किसी को लगा नहीं था, मगर बहुत बढ़िया रामायण कला पथक आया, बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई। और जब अनौपचारिक चर्चा में हमारे अधिकारियों ने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि आपके यहाँ से आएगा, तो उनके पथक प्रमुख ने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, हमने सदियों पहले हमारा मजहब बदला था
मगर हमारी संस्कृति हमने बदली नहीं है। तो ये रामायण की प्रभाव की कुल मिलाकर क्षमता है, ताकत है। और इसी तरीके से हमारे जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं उसका भी ऐसा ही प्रभाव है। हम एक बार तेहरान गए थे, क्योंकि ईरान और भारत को जोड़ने वाली एक कड़ी है महर्षि पाणिनि, जिन्होंने पर्शियन का लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर बनाया, और संस्कृत के लिए भी व्याकरणकार के नाते पाणिनि जी का योगदान बहुत बड़ा है। तो महर्षि पाणिनि जी के योगदान पर जब चर्चा चली, सेमिनार हुआ तेहरान यूनिवर्सिटी में, और ICCR के अध्यक्ष के नाते जब हम गए तो तेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हमें बातों बातों में कहा कि तेहरान यूनिवर्सिटी में हम उपनिषद पढ़ाते हैं, हमें बताइए भारत में कौन से विश्वविद्यालय में उपनिषद पढ़ाया जाता है। उस समय हमारे पास तत्काल देने लायक जानकारी नहीं थी, यद्यपि उपनिषद हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारी संपदा है, सदियों से जो हमारे पास है, हमारे पुरखों ने निर्माण करते हुए हमारे हाथ में एक विरासत के रूप में दी गई है, उसका महत्व समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट जैसी स्थिति होती है, हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, बट मेनी टाइम्स इट टर्न्स आउट दैट वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। और इसलिए हम जब स्वदेशी की चर्चा करते हैं, ये एक स्वदेश कॉन्क्लेव है, तो ये जो स्व है, और हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव संपन्न करेंगे, उसके एक अगले चरण में प्रविष्ट होंगे। तो स्वाधीनता में, स्वराज में स्व जो है उसका बड़ा महत्व है, और ये स्व हमारी अपनी अस्मिता, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। और आइडेंटिटी कोई खराब चीज नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी की चर्चा करना बड़ा दकियानुसी है, संकीर्णता का है, मगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपया इस भाव से ग्रसित न हो जाए। हाँ, ये बात सही है कि हमारी संकीर्ण अस्मिताओं से आगे आगे उठकर हमें व्यापक अस्मिता में अपने आप को प्रविष्ट करना होता है। मगर संकीर्ण अस्मिता भी तो होती ही होती है। शेक्सपियर ने कहा कि व्हाट इज इन नेम, मगर ऐसा नहीं होता। अगर मेरा नाम विनय है और कोई गलती से विजय लिखता है तो मैं 10 बार कहता हूं कि भैया जे नहीं है, एन है, एन। मैं शेक्सपियर को नहीं सुनता व्हाट इज इन नेम। तो ये तो है, और इसलिए जो भी मेरी अस्मिता है, जो भी मेरा परिचय है, वो जो जिस समाज में रहता हूं, जिस गांव में मैं रहता हूं, जिस शहर का मैं नागरिक हूं, जिस भाषा को मैं बोलता हूं, ये सारी चीजें मुझे मेरा मैं पना देती है। मैं हूं, इसका मतलब ये सारा है। जब अंतिम एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मगर ये उदाहरण स्पष्ट करने के लिए कि स्व का महत्व कितना है और अपनी अस्मिता, अपने परिचय का क्या संबंध है। एक जमाने में, यानी 90 के दशक में हमारे देश में जब अयोध्या का आंदोलन बहुत तेजी में था, तो नारा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और पूरे देश में उस नारे ने एक प्रभाव निर्माण किया था। तो हमारे महाराष्ट्र के एक मराठी समाचार पत्र में एक पाठकों के पत्र जो आते हैं, उसमें एक पाठक ने पत्र लिखा, और उस जमाने में पाठकों के पत्र भी बड़े जेन्युइनली आते थे। आजकल तो देखते हैं कि कई बार पाठकों के पत्र भी संपादक अपनी वाहवाही करने वाले पत्र ही ज़्यादा छापते हैं, उस समय ऐसा तो था नहीं। तो एक पाठक ने लिखा कि ये गर्व से कहो हम हिंदू है, ये बड़ा दकियानुसी और संकीर्ण विचार है, क्योंकि हिंदू होने में आपका क्या कर्तृत्व है? ये तो विधाता ने आपको हिंदू बनाया। हो सकता था कि आप बौद्ध, ईसाई, पारसी या इस्लामी या कोई भी बन सकते थे, मगर आप, संजोग की बात है, अनायास आप हिंदू बन गए, जिसमें आपका कुछ कर्तृत्व नहीं, आपका योगदान नहीं। तो जिसमें आपका योगदान नहीं, उस बात का गर्व क्यों करना चाहिए? तो गर्व तो इसमें होना चाहिए कि गर्व से कहो हम मानव हैं। कई बार मैं ऐसा बोलता हूं तो लोग तालियां बजाते हैं, मगर कहानी उसके आगे है। नहीं, मगर मैं कहानी इसके आगे है। तो दूसरे पत्र लेखक ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है जितना तर्क दुष्ट है, इलॉजिकल है, उतना ही गर्व से कहो हम मानव है,
क्योंकि आप मानव बने, इसमें आपका क्या कर्तृत्व है? आप तो बिल्ली बन सकते थे, चूहा बन सकते थे, बाघ बन सकते थे, सांप कुछ भी बन सकते थे। आप मानव में प्रविष्ट हुए। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट एंड व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इट? सो द आइडियल नारा शुड बी, गर्व से कहो हम है, दैट्स इट, बाकी कोई जरूरत नहीं। फिर चौथे एक पत्र लेखक ने पत्र लिखा, डिबेट चली, उसने लिखा कि सारे ऊपर के 2-3 पत्र जो मैंने पढ़े वो बात को समझ नहीं रहे, क्योंकि हम कभी वैक्यूम में जन्म नहीं लेते। ऐसा तो नहीं होता ना कि कहीं कुछ है नहीं और मनुष्य ने जन्म लिया। मनुष्य जन्म लेता है और अपने विकास की प्रक्रिया में जाता है, विकास यात्रा का एक पथिक बनता है, तो वो अपने इर्द गिर्द के प्रदेश के साथ जुड़ता है, उस प्रदेश की भाषा, उसकी टोपोग्राफी, उसका वायुमंडल, उसके साथ आने वाली 10 तरीके की चीज़ें, वहाँ के उत्सव, वहाँ के त्योहार, वहाँ के गीत, ये सारा उसके इथॉस को बनाता है और ये इथॉस उसको एक आइडेंटिटी देता है। और इसलिए हमने कई बार अनुभव किया होगा कि कहीं दूर दराज क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें कोई बहुत उसका लगता नहीं कि अरे भाई अमेरिका में कोई एक्सीडेंट हुआ, हमें क्या है। बाद में कोई बताता है कि नहीं मगर उस एक्सीडेंट में मुंबई के 18 लोग थे, तो हमें लगता है अच्छा 18 लोग मुंबई के, तो फिर मैं ज़रा देखने लगता हूँ। फिर कोई बताता है कि नहीं मुंबई की नहीं, आप जिस ठाणे शहर में रहते हैं ना वहाँ के 4 लोग थे, तो मुझे उसकी तीव्रता और लगती है। फिर कोई बताता है कि आपके घर के निकट वाले 1-2 लोग थे, वो रहते हैं ना वहाँ जोशी जी, उनका बेटा था, वो पाटिल साहब है उनका लड़का था, तो मुझे लगता है कि अरे ये तो बड़ा हादसा हो गया। तो ये होता है कि ये वायुमंडल, ये इथॉस हमें अपनी अस्मिता देता है, अपना परिचय देता है। इसलिए अस्मिता या आइडेंटिटी ये कोई संकीर्ण बात नहीं है, केवल इतना ही है कि हमें व्यापक अस्मिता का हम हिस्सा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। एक जमाने में मुंबई जैसे शहर को पत्रकार वर्णन करते समय कहते थे कि मुंबई इज ए मेल्टिंग पॉट, क्योंकि यहाँ आपकी सारी आइडेंटिटीज मेल्ट होकर एक मुंबईकर नाम की आइडेंटिटी मिलती है। ये न्यूयॉर्क के बारे में भी कहते हैं, लंदन के बारे में भी कहते हैं, मगर आज ऐसा नहीं कहते। आज पत्रकार कहते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट लोग मानते हैं कि आइडेंटिटी का महत्व है, स्व का महत्व है, तो लोग कहते हैं कि मुंबई इज ए सलाड बाउल। इसमें आप अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए भी एक व्यापक आइडेंटिटी का हिस्सा बनते हैं, एंड आई बिलीव दैट इज द वे टू गो। इसलिए स्व का बड़ा महत्व है, स्वदेश, स्वभाषा, स्वभूषा, इन सारी चीज़ों का अपना महत्व है। आज भारत सरकार अपनी मातृभाषा पर बल देती है, मगर आज से शताब्दी से भी पहले लोकमान्य तिलक महाराज ने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस के अधिवेशन में तरह तरह के लोग तरह तरह की भाषाओं को बोलने वाले आते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में नहीं अपनी भाषा में भाषण करना चाहिए। ये तिलक जी ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस के समय कहा था। मैं मानता हूँ कि आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना परिचय, इसके साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा तो स्वाधीनता का जो मतलब है, स्व के अधीन होने का जो वास्तविक अर्थ है, उसको हम समझ पाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव तब अधिक सारगर्भित होगा। बहुत धन्यवाद। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, बहुत संक्षेप में, जिसको कहा जाए गागर में सागर भरना, और पूरे भारत की पूरी परिचय को जिस तरह से आपने रखा, उसमें एक बात तो समझ में आ गई कि नाम में बहुत कुछ रखा है।